वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे रुधिर वर्ग के बारे में, यानी ब्लड ग्रुप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले एक बात फिर से हम आपको दोहरा दें कि चिकित्सा विज्ञान की, मेडिकल साइंस की जो शाखा है हिमेटोलॉजी, उसके अंतर्गत हम रुधिर के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो अगर कोई हमसे सवाल पूछे कि रुधिर के बारे में जो अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है चिकित्सा विज्ञान की, वो कौन सी है, तो हमारा जवाब होगा हेमेटोलॉजी। यह सवाल उल्टा भी पूछा जा सकता है कि हेमेटोलॉजी जो है ये किससे संबंधित है, तो हमारा जवाब होगा रुधिर से, यानी ब्लड से। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रुधिर वर्ग पर, ब्लड ग्रुप्स पर। ठीक है, अब देखिए, हम आपको बता चुके हैं और हम जानते भी हैं कि लगभग सभी सजीवों में लाल रंग का एक गाढ़ा और चिपचिपा तरल पाया जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में खून, लहू, रक्त, रुधिर या ब्लड कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक मानव के शरीर में, जो स्वस्थ मानव है, उस प्रत्येक मानव के शरीर में, वयस्क जो मानव होता है उसके शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है। 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है। और खून का स्वाद चखने में कड़वा या कसैला होता है, अर्थात खून की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, यानी बेसिक होती है। यानी अगर हम खून के अंदर लाल लिटमस पेपर को डुबोएं तो उसका रंग बदल करके नीला हो जाएगा। ठीक है, और खून का जो पीएच होता है
पीएच क्या? किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाने का एक पैमाना होता है पीएच। तो खून का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। इस पे भी सवाल आ सकता है कि खून का पीएच कितना होता है। ठीक है, ठीक, आगे बात समझे? तो ये तो रुधिर की हमने मोटी मोटी बात की, जो हम पहले भी कर चुके हैं। हम बात कर रहे थे रुधिर वर्ग की, यानी ब्लड ग्रुप्स की। हम आपको बताना चाहेंगे कि वैज्ञानिक थे एक कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम था? कार्ल लैंडस्टीनर। ये जो कार्ल लैंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1901 में 1901 में रुधिर में यानी ब्लड में पाए जाने वाली लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, आरबीसीज जो होती हैं, उनकी सतह पर पाए जाने वाले दो मुख्य प्रतिजनों यानी एंटीजन्स ए और बी, इनका पता लगाया और इनके आधार पर मानव के रक्त को, मानव के ब्लड को 4 समूहों में, 4 ग्रुपों में बांटा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कार्ल लैंडस्टीनर नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1901 में हमारे ब्लड के अंदर जो लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसीज जो पाई जाती हैं, उनके अंदर दो मुख्य एंटीजेंस का पता लगाया, दो मुख्य प्रतिजनों का पता लगाया। एक को तो उन्होंने ए नाम दिया और एक को बी नाम दिया। ठीक है, तो लाल रुधिर कणिकाओं में खोजे गए, डिस्कवर किए गए ये जो ए और बी एंटीजन हैं, दो प्रकार के प्रतिजन हैं, इनके आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने मानव के रक्त को 4 समूहों में बांटा, 4 ग्रुपों में बांटा। ठीक है, ये समूह कौन कौन से थे? ए, दूसरा था बी, तीसरा था ए बी और चौथा था ओ। जीरो नहीं है, ओ है। ठीक है, अब देखिए ए जो ग्रुप है, ए जो ब्लड ग्रुप है, उसके अंदर, अच्छा यहां पहले एक बात और बता दें कि ये जो प्रतिजन है या एंटीजन है, इसको हम कैपिटल ए से लिखेंगे और जो एंटीबॉडी होता है उसको स्मॉल ए से लिखेंगे। ठीक है, बाद में भी हम बताएंगे। चलिए, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में रुधिर में पाए जाने वाली जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, आरबीसीज हैं, उनकी सतह पर दो मुख्य प्रतिजनों यानी एंटीजेंस का पता लगाया, ए और बी। और इन लाल रुधिर कणिकाओं पर पाए जाने वाले ये जो दो मुख्य एंटीजन थे, प्रतिजन थे, ए और बी, इनके आधार पर मानव के रक्त को 4 समूहों में बांटा, 4 ग्रुपों में बांटा। कौन कौन से? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। ठीक है, 4 ग्रुपों में बांटा। अब ए ग्रुप के रुधिर में, ए ग्रुप का जो ब्लड होता है, उसकी जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, उसके अंदर एंटीजन पाया जाता है। कौन सा? ए, कैपिटल ए से लिखा। बी ग्रुप की जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, आरबीसीज हैं, उनके अंदर बी एंटीजन पाया जाता है। और ए बी जो ग्रुप है, ब्लड ग्रुप, उसकी जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उसके अंदर दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, ए बी और बी बी। और ओ जो ग्रुप है, ये दिखने में 0 दिखाई देता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, ना तो ए पाया जाता है ना बी पाया जाता है। ठीक है,
जब भी हम एंटीजन की बात करते हैं, प्रतिजन की बात करते हैं, तो अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ओ में कोई सा भी एंटीजन नहीं पाया जाता, कोई सा भी प्रतिजन नहीं पाया जाता। ठीक है, और ए में ए पाया जाता है, बी में बी प्रतिजन पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है, ए बी में दोनों पाए जाते हैं, और ओ में कोई सा भी नहीं पाया जाता। ठीक है, अच्छा, यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे रक्त में ए व बी ग्रुप में ए व बी प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, इन दोनों ग्रुपों में इन प्रतिजनों के, इन एंटीजन्स के ठीक विपरीत, यानी अगर इसमें ए एंटीजन पाया जा रहा है ए ग्रुप के अंदर, तो इसके विपरीत यानी बी, और अगर बी ग्रुप के ब्लड के अंदर बी एंटीजन पाया जा रहा है तो ए। ठीक है, विपरीत एंटीबॉडी पाया जाता है, प्रतिरक्षी पाया जाता है, प्रतिरक्षी, अंग्रेजी में बोलेंगे एंटीबॉडी, ANTI एंटी और BODY बॉडी, एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी। ठीक है, आई बात समझ? ठीक विपरीत पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, ए में जहां पे ए एंटीजन पाया जा रहा है वहां पर ए प्रतिजन नहीं पाया जा रहा है, बल्कि बी प्रतिरक्षी पाया जा रहा है, एंटीबॉडी पाया जा रहा है। ठीक है, जहां पे बी एंटीजन या प्रतिजन पाया जा रहा है वहां पर ए एंटीबॉडी पाया जा रहा है, सेम नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ये सेम हो जाएं, अगर जिस प्रकार का ब्लड ग्रुप है ए, उसके अंदर जिस प्रकार का प्रतिजन या एंटीजन पाया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार का एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी भी हो जाए, यानी ए प्रतिजन वाले ग्रुप में, ए एंटीजन वाले ग्रुप में अगर ए ही एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी हो जाए, तो ऐसा होने पर क्या होता है, तुरंत हमारा खून जम जाता है। ठीक है, और जीवन के लिए खून का बहना आवश्यक होता है, तो खून के जम जाने के कारण हमारी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कभी भी ए एंटीजन के साथ में ए जो प्रतिरक्षी है, ए जो एंटीबॉडी है, वो कभी नहीं होनी चाहिए, समान नहीं होनी चाहिए कभी भी। ठीक है, क्योंकि अगर समान हो गए, एंटीजन और एंटीबॉडी अगर सेम हो गए, तो वो हमारे ब्लड को जमा देंगी। ठीक है, समान होते ही हमारी मृत्यु हो सकती है, ब्लड जम जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि ए बी जो ग्रुप है, ए बी जो ब्लड का जो ग्रुप है, रक्त समूह है, उसके अंदर दोनों प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, तो यानी दोनों प्रकार के एंटीबॉडी विपरीत, ए के विपरीत, मान लीजिए ए के विपरीत वाला बी हो गया और बी की विपरीत वाला ए एंटीबॉडी हो गया, तो दोनों आपस में झगड़ा हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि ए बी ग्रुप में दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, इस वजह से ए बी जो ब्लड ग्रुप है, इसमें कोई सा भी एंटीबॉडी जीवित नहीं रह पाता, पैदा नहीं होता। ठीक है, तो यानी ए बी ग्रुप में अगर हम एंटीबॉडी की बात करें, प्रतिरक्षी की बात करें, तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता ए बी ग्रुप में। ठीक है, इसी तरह से ओ ग्रुप की अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें कोई सा भी प्रतिजन नहीं है, ए और बी। ठीक है,
कोई सा भी एंटीजन नहीं है, इसलिए इसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पैदा होते हैं, ए बी और बी भी। ठीक है, यानी ओ ग्रुप में कोई भी प्रतिजन नहीं होता, एंटीजन नहीं होता, इसलिए ओ ग्रुप में ए और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों प्रकार के प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा जो हम बता भी चुके हैं कि जब भी हम प्रतिजन या एंटीजन की बात कर रहे हैं या प्रतिजन की बात कर रहे हैं, तो एंटीजन या प्रतिजन को हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल जो अल्फाबेट है, कैपिटल लेटर है, उससे हम प्रदर्शित करते हैं, जबकि प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी को हम अंग्रेजी के स्मॉल अक्षर जो होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी कुछ देर से हम दो खास शब्दों का बार बार प्रयोग कर रहे हैं। एक है प्रतिजन यानी एंटीजन, और दूसरा था प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी। ठीक, काफी देर से हम बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं प्रतिजन होते हैं, एंटीजन होते हैं, प्रतिरक्षी होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं। ठीक है, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये प्रतिजन यानी एंटीजन और प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी आखिर क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमने आपको बताया था कि हमारे रुधिर के अंदर, हमारा रुधिर क्या है, एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, और इस संयोजी ऊतक के अंदर कई प्रकार की यानी मुख्यतः 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उनमें से एक कोशिका हमने आपको बताई थी श्वेत रुधिर कणिकाएं, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है ना। अब ये जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, हमने आपको बताया था कि ये भी 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, और उनमें से हमने 2 मुख्य प्रकार भी आपको बताए थे। एक बताया था हमने 2 मुख्य प्रकारों में से एक बताया था न्यूट्रोफिल, और दूसरा हमने बताया था लिम्फोसाइट। ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाएं 5 प्रकार की हमने बताई थी आपको। 5 में से 2 मुख्य प्रकार हमने बताए थे, एक तो बताया था न्यूट्रोफिल और दूसरा बताया था लिम्फोसाइट। ठीक है, अब ये जो लिम्फोसाइट है, इसका भी एक प्रकार होता है, उसका नाम होता है बी लिम्फोसाइट। बी लगा हुआ है आगे, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट का ही एक प्रकार। और लिम्फोसाइट क्या है? श्वेत रुधिर कणिकाओं का एक प्रकार है। क्लियर? अब देखिए, ये जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, ये जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, किसी खास बाहरी रोगाणु हो या पदार्थ हो या कोई खास प्रोटीन हो, उससे रिएक्ट करके ये बी लिम्फोसाइट जो होते हैं, किसी भी बाहरी रोगाणु हो, चाहे कोई खास प्रोटीन हो, पदार्थ हो, उससे रिएक्ट करके, अनुक्रिया करके, और प्लाज्मा जो कोशिकाएं होती हैं, प्लाज्मा जो सेल्स होती हैं, उनका निर्माण करता है। ये बी लिम्फोसाइट की खासियत क्या है? बी लिम्फोसाइट बाहरी रोगाणुओं या पदार्थों, यानी खास प्रोटीन जो होती है पदार्थ के रूप में, कोई भी बाहरी पदार्थ हो यानी खास प्रोटीन हो या कोई भी बाहरी रोगाणु हो, ठीक है, उससे रिएक्ट करके, उससे अनुक्रिया करके और प्लाज्मा कोशिकाओं यानी प्लाज्मा सेल्स का निर्माण करता है। ठीक है, ठीक है, और इन प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा, ये जो प्लाज्मा कोशिकाएं बनी हैं बाह्य रोगाणुओं से अनुक्रिया करने के परिणाम स्वरूप, तो इन प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा एक अन्य विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाया जाता है,
जिसका नाम होता है गामा ग्लोबिन प्रोटीन। गामा ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। अब देखिए, अब तक हमने क्या बताया आपको? हमने आपको बताया कि हमारे ब्लड में जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, WBC होती हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 में से 2 मुख्य प्रकार हमने आपको बताए, एक न्यूट्रोफिल और दूसरा लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट में भी एक प्रकार होता है, उसको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। और ये जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, किसी भी बाहरी रोगाणु या बाह्य पदार्थ से रिएक्शन करके, अनुक्रिया करके और प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। और ये जो प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं, इनके द्वारा एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाया जाता है, जिसका नाम होता है गामा ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। अब देखिए, बी लिम्फोसाइट की जो कोशिकाएं होती हैं, जिन खास बाहरी पदार्थों से या जिन खास रोगाणुओं से अनुक्रिया करके प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, उन बाहरी रोगाणुओं या पदार्थों को, उन खास बाहरी रोगाणु या पदार्थों को हम कहते हैं प्रतिजन या एंटीजन। क्लियर? प्रतिजन या एंटीजन क्या है? वो खास बाहरी रोगाणु या पदार्थ हैं जिनसे कि बी लिम्फोसाइट अनुक्रिया करती है और प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करती है। क्लियर? ठीक है ना? ये तो बात हो गई प्रतिजन या एंटीजन क्या चीज है। अब देखिए, हमने दूसरी बात बताई थी कि इन प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाया जाता है, जिसको हमने कहा था गामा ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। तो इन प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा जो विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाया जाता है, गामा ग्लोबिन प्रोटीन, इस विशेष प्रकार के प्रोटीन को हम कहते हैं प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी, ठीक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं प्रतिजन यानी एंटीजन एक प्रकार का उत्प्रेरक है, कैटेलिस्ट है। उत्प्रेरक को अंग्रेजी में बोलते हैं कैटेलिस्ट। और उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया में डायरेक्टली भाग नहीं लेता, किसी रिएक्शन में डायरेक्टली भाग नहीं लेता, लेकिन अभिक्रिया को प्रेरित करता है, उसको गति को तेज कर देता है। तो एंटीजन जो है, प्रतिजन जो है, ये एक प्रकार का कैटेलिस्ट है, उत्प्रेरक है, भड़काने वाला है, ठीक है ना। तो प्रतिजन या एंटीजन एक प्रकार का उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट टाइप का प्रोटीन है, भड़काऊ प्रोटीन है, जो कि प्लाज्मा कोशिकाओं को भड़काता है, प्रेरित करता है और उनके माध्यम से प्रतिजन यानी एंटीबॉडी वाली जो प्रोटीन्स होती हैं उनका निर्माण करता है। प्रतिजन और प्रतिरक्षी, एंटीजन और एंटीबॉडी, ये दोनों ही प्रोटीन है, लेकिन प्रतिजन जो है वो भड़काऊ प्रोटीन है, एंटीजन जो है वो भड़काऊ प्रोटीन है। इसका काम सिर्फ भड़काना होता है, ठीक है। ये क्या करती है एंटीजन? ये वो बाह्य तत्व हैं, वो बाह्य प्रोटीन हैं जो कि बी लिम्फोसाइट्स को भड़का करके, उनसे रिएक्ट करके और प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करवाते हैं। और जब प्लाज्मा कोशिकाएं बन जाती हैं तो प्लाज्मा कोशिका एक प्रोटीन बनाती हैं जिसका नाम होता है गामा ग्लोबिन प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन बनी है इसको तो हम प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कह देते हैं। और जिसकी वजह से प्रोटीन बनी है, यानी बाह्य जो रोगाणु या पदार्थ हैं, उनको हम प्रतिजन या एंटीजन कह देते हैं, ठीक है। क्लियर? अब देखिए, अब हम बात करेंगे रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप्स के महत्व पर। इनका महत्व क्या है, और रुधिर आधान पर यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर।
खून चढ़ाते हैं ना, उसको हम रुधिर आदान कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो हम खून चढ़ाते हैं उसको रुधिर आदान कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप्स के महत्व पर। देखिए, सजीव के शरीर में रुधिर का क्या महत्व होता है यह तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कभी कभी किसी खास बीमारी की वजह से या दुर्घटना की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से हमारे शरीर में खून की अचानक भारी कमी हो जाती है और इस कमी की पूर्ति के लिए हमें किसी और व्यक्ति का खून चढ़ाना जरूरी हो जाता है। और खून की कमी की जो पूर्ति है उसके लिए रोगी को, पेशेंट को कृत्रिम रूप से किसी दूसरे व्यक्ति के खून को चढ़ाने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं रुधिर आदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रुधिर आदान का मतलब क्या होता है? खून की कमी की पूर्ति के लिए रोगी को, पेशेंट को कृत्रिम रूप से किसी दूसरे व्यक्ति के खून को चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम कहते हैं रुधिर आदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। यहां पे हम आपको थोड़ी सी जानकारी ये दे दें कि ये रुधिर आदान जो है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है, इसकी जो प्रक्रिया है इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था, सर्वप्रथम जिसने इसका उपयोग किया था वो फ्रांस का एक डॉक्टर था। फ्रांस एक देश है, तो फ्रांस का एक डॉक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर जीन बेटिस्ट डेनिस। तो आप डॉक्टर डेनिस नाम याद कर लें, डॉक्टर जीन डेनिस कर लें, ठीक है ना, ठीक है ना। ये जो बेटिप्स है ये थोड़ा बोलने में कठिन रहेगा, तो खाली डेनिस याद कर लें। फ्रांस के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर जीन डेनिस। आप ये जीन डेनिस पूरा नाम याद कर लें, ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहले कब 15 जून 1667 में, ठीक है, जब हमारे यहां पे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के टाइम पे आई थी, उसके कुछ दिनों बाद, उसके करीबन 60 साल बाद 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी अंग्रेजों की, ठीक है ना। तो 15 जून 1667 को, 1667 को फ्रांस के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर जीन डेनिस। इन्होंने सबसे पहले रुधिर आदान की प्रक्रिया का प्रयोग किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया का प्रयोग किया। और डेनिस ने 15 साल के एक बच्चे को, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 15 साल के बच्चे को डेनिस ने एक भेड़ का खून चढ़ाया था, भेड़ का, ठीक है। हालांकि बाद में इससे और सफल भी रहा, हालांकि कुछ रिएक्शंस बाद में कई सालों बाद उसे हुए, इसलिए बाद में सरकार ने पशुओं के रक्त को मानव को चढ़ाने पर रोक लगा दी थी, ठीक है। तो आपके लिए याद रखने वाली बात इतनी सी है कि ये रुधिर आदान का जो सबसे पहले प्रयोग किया था ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, वो फ्रांस के एक डॉक्टर थे जीन डेनिस। उन्होंने 15 जून 1667 को पहली बार इसका प्रयोग किया और 15 साल के एक बच्चे को भेड़ का खून चढ़ाया था, ठीक है, क्लियर। अब देखिए रुधिर समूहों का महत्व क्या है, ब्लड ग्रुप्स का महत्व क्या है। रुधिर समूहों का यानी ब्लड ग्रुप्स की सटीक जानकारी का सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है
वो रुधिर आधान में ही होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ही होता है। यानी एक व्यक्ति के ब्लड को दूसरे व्यक्ति को जो चढ़ाना होता है, उस प्रक्रिया में ही इस ब्लड ग्रुप्स की जो जानकारी है इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। रुधिर आधान की प्रक्रिया में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया में रक्तदान करने वाले, जिसको कि हम दाता या डोनर कहते हैं, दाता या डोनर कहते हैं, जो ब्लड देता है उसको हम दाता या डोनर कहते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो प्रक्रिया है, रुधिर आधान की जो प्रक्रिया है, इसके अंदर रक्तदान करने वाले यानी दाता यानी डोनर तथा रक्त लेने वाले यानी ग्राही यानी रिसिपेंट, ये जो दोनों का जो रक्त होता है, इन दोनों का जो रक्त का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उनका समान होना आवश्यक होता है। ठीक है ना? दाता का और ग्राही का, डोनर का और रिसिपिएंट का, दोनों का जो ब्लड ग्रुप होता है, रक्त का जो समूह होता है, वो एक ही होना अनिवार्य है। गलत रक्त चढ़ाने पर रोगी की रुधिर का जो ब्लड का जो थक्का होता है वो जम जाता है, ब्लड जम जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ब्लड क्यों जम जाता है, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। हमने आपको बताया था कि रक्त का जो ए ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप हमने दिखा रखे हैं यहाँ पे, ए जो ग्रुप है, इसके अंदर एंटीजन यानी प्रतिजन यानी जो उत्प्रेरक है, भड़काऊ है, वो कौन सा पाया जाता है? ए पाया जाता है। बी में, बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन बी पाया जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप जो है उसके अंदर दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, ए और बी। और ओ जो होता है उसमें कोई सा भी एंटीजन नहीं पाया जाता, कोई सा भी प्रतिजन नहीं पाया जाता। ये हम आपको बता चुके। इसी तरह से हमने आपको ये भी जानकारी दी थी कि ए जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर मतलब कभी भी समान एंटीजन के साथ में समान प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी नहीं हो सकता। इसलिए हमने आपको जानकारी दी थी कि ए जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर अगर ए एंटीजन पाया जा रहा है, प्रतिजन पाया जा रहा है, तो अगर नहीं पाया ही जाता है वो तो ठीक है ना। इसलिए यहां पर बी जो है, अगर प्रतिरक्षी की बात करें, एंटीबॉडी की बात करें, तो ए ब्लड ग्रुप के अंदर बी प्रतिरक्षी पाया जाएगा, एंटीबॉडी पाया जाएगा। ठीक है, अगर सेम हो जाए तो खून जम जाएगा। इसी तरह से बी जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर बी प्रतिजन पाया जाता है, इसलिए इसके अंदर ए प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी पाया जाएगा। ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर ए और बी दोनों ही प्रतिजन पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं, उत्प्रेरक पाए जाते हैं, इसलिए दोनों प्रकार के एंटीबॉडी जो बनते हैं वो आपस में लड़ लेते हैं और खत्म हो जाते हैं। यानी ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ओ जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर हमने आपको बताया था कि कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, कोई भी भड़काऊ आदमी नहीं पाया जाता। ठीक है, इसलिए इसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी यानी ए और बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। क्लियर? क्लियर? ठीक है, अब देखिए कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि रुधिर आधान जो होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है, उसकी प्रक्रिया में रक्तदान करने वाले दाता यानी डोनर और रक्त लेने वाले यानी ग्राही यानी रिसिपेंट दोनों का रक्त समूह समान होना यानी उनका ब्लड ग्रुप मैच करना अनिवार्य होता है। अन्यथा रक्त का थक्का जम जाने के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। और रक्त का थक्का सिर्फ तभी जमता है जब रक्त में मौजूद प्रतिजन के साथ में
रक्त में मौजूद एंटीजन के साथ में उसी का जैसा प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी आ जाए, एंटीबॉडी आ जाए। उदाहरण के लिए जैसे हमने यहां देखा सब में ए अगर प्रतिजन है, एंटीजन है, तो बी प्रतिरक्षी है। अगर सेम हो जाएगा तो जम जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए ए ग्रुप के प्रतिजन में, एंटीजन में ए ग्रुप के रक्त में प्रतिजन यानी एंटीजन ए होता है और प्रतिरक्षी बी पाया जाता है। इसी तरह से बी ग्रुप का जो रक्त है उसके रक्त में प्रतिजन बी पाया जाता है, एंटीजन बी पाया जाता है और प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी ए पाया जाता है। ठीक है, अब यदि हम ए ग्रुप वाले व्यक्ति को बी ग्रुप का, ए ग्रुप वाले व्यक्ति को इस वाले बी वाले ग्रुप का रक्त चढ़ा दें तो रोगी के खून में क्या होगा, ये जो ए एंटीजन है ये रोगी के खून में इसको प्राप्त हो जाएगा और ये कैपिटल ए और स्मॉल ए मिलकर के जो है ब्लड का थक्का जमा देंगे और रोगी की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अब ए बी जो ग्रुप होता है, इसीलिए जरूरी ये होता है कि हमेशा ब्लड ग्रुप जिस तरह का है, ए ग्रुप है तो उसको ए वाला ही खून चढ़ेगा, बी वाले को बी वाला ही चढ़ेगा। ब्लड ग्रुप मैच करना जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा यहां तक की तो बात हो गई। अब देखिए, अब ए बी जो ग्रुप है, ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर क्योंकि कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता, कोई भी एंटीजन नहीं होता, प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी नहीं होता, इसलिए इस वर्ग के रोगी को किसी भी ग्रुप का खून चढ़ाया जा सकता है। यानी ए बी जो है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो सबसे ले सकता है, उसको कोई सा भी खून चढ़ा दो सब सूट करेगा उसको, क्योंकि यहां पे तो एंटीबॉडी लड़ाके तो है ही नहीं। ठीक है, ठीक है ना। यही कारण है कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसको हम सर्वग्राही या सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं, सर्वग्राही या सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपेंट। ठीक है, अब यहां एक बात और याद रखने की है, वो ये कि ए बी ग्रुप का जो व्यक्ति है वो किसी भी ब्लड ग्रुप के खून को ले सकता है, परंतु अगर देने की बारी आएगी तो उसका खून सिर्फ और सिर्फ ए बी ग्रुप वाले को व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर के याद रखने के लिए आप ये भी याद रखें कि ए बी जो ग्रुप है बड़ा स्वार्थी है, वो ले तो सबसे सकता है लेकिन अगर देने की बारी आएगी तो सिर्फ ए बी वाले को ही देगा, अपने दोस्त को ही देगा। ठीक है, दूसरी जानकारी हम आपको यह भी बता दें कि ये जो ए बी जो ग्रुप है ये सबसे कम पाया जाता है, सबसे कम पाया जाता है ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है ना। अब सबसे कम अगर ए बी ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ठीक है, अब देखिए ए बी ग्रुप की तो बात हमने कर ली। अब देखिए ओ ग्रुप की हम बात करते हैं। हम जानते हैं कि ओ जो ग्रुप है, इस ओ ग्रुप के रुधिर में कोई भी प्रतिजन नहीं होता, कोई भी एंटीजन नहीं होता। अतः इस वर्ग के रुधिर को बेहिचक किसी भी रोगी को दिया जा सकता है, सबको दे सकते हो आप। ठीक है ना, सबको दे सकते हो क्योंकि इसमें प्रतिजन पाया ही नहीं जाता। ठीक है, अब देखिए प्रतिजन ही नहीं है तो बात ही खत्म। सेम कैसे होगा भाई, खून कब जमता है? जब प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों सेम हो जाएं। अब क्योंकि ओ ग्रुप में प्रतिजन है ही नहीं तो सेम होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आई बात समझ में? तो ओ ग्रुप का जो ब्लड है वो किसी को भी दिया जा सकता है बेहिचक। यही कारण है कि ओ ग्रुप को
हम सर्वदाता, सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं, सबको दे सकता है। और यह जो दो ग्रुप है वो सबसे अधिक पाया जाने वाला ग्रुप है दुनिया में। सबसे ज्यादा जो दुनिया में पाया जाता है ग्रुप वो ओ पाया जाता है, और सबसे कम जो ग्रुप पाया जाता है वो ए बी पाया जाता है। ठीक है, ओ के बाद में अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है ए ब्लड ग्रुप, और उसके बाद में आता है बी ब्लड ग्रुप, और सबसे लास्ट में तो ए बी आता ही आता है। चार ही तो ब्लड ग्रुप हैं। तो सबसे ज्यादा जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है वो तो ओ पाया जाता है, और उसके बाद में ए का नंबर आता है, फिर बी का नंबर आता है, और फिर लास्ट में ए बी का आता है। सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा पाया जाता है? ओ पॉजिटिव, और ए बी सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, ये आपको विशेष जानकारी हमने दे दी है, बुक में नहीं होगी तो भी आप याद रखेंगे तो आपके जीवन में काम आएगी। ठीक है, अब देखिए एक छोटी सी बात यहाँ पे और बता दें ये चित्र के माध्यम से भी, कि ये जो ओ ब्लड ग्रुप है अगर किसी का, तो वो सभी को दे सकता है, क्योंकि ये सर्वदाता है, सभी को दे सकता है, किसी को भी दे देगा। ये ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, और ए बी को भी दे सकता है, सबको दिया जा सकता है। कौन सा ब्लड ग्रुप? ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम बात करें ए ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप मान लीजिए ए है, तो ए वाला जो व्यक्ति है वो सेम जो ए वाले को तो दे ही सकता है। इसके अलावा ए बी के बारे में हमने कहा था कि ए बी किसी से भी ले सकता है, यानी ए वाला व्यक्ति ए बी को भी दे सकता है। यानी ए वाला व्यक्ति जो है, ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति, वो दो लोगों को, दो ब्लड ग्रुपों को दे सकता है, एक तो खुद स्वयं ए वाले को और ए बी वाले को। ठीक इसी तरह से बी वाला जो व्यक्ति है, बी ब्लड ग्रुप का, वो भी अपने बी वाले को दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है ब्लड। ठीक है, लेकिन ए बी वाला जो है, ये ए बी बड़ा स्वार्थी है, ये व्यक्ति सिर्फ ए बी वाले को दे सकता है। ले तो सबसे रहा है, इनकमिंग तो सभी से है, लेकिन दे सिर्फ ए बी को सकता है। ठीक है, तो याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रक्तदान पर, यानी ब्लड डोनेशन पर। रक्तदान या ब्लड डोनेशन, इसका मतलब क्या होता है? अपना रक्त किसी और के लिए दान देना। देखिए, हम आपको बता चुके हैं कि रक्त जो है, ब्लड जो है, हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी होता है। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि कभी कभी किसी गंभीर बीमारी के कारण या दुर्घटना या एक्सीडेंट के कारण किसी रोगी की जान खतरे में आ जाती है, उसमें ब्लड की कमी आ जाती है, और उस रोगी की, उस पेशेंट की जान बचाने के लिए रुधिर आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सहारा लेना पड़ता है। यानी रोगी को, यानी पेशेंट को किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त चढ़ाना जरूरी हो जाता है। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि रुधिर आदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो प्रक्रिया थी, इसका सबसे पहले प्रयोग 15 जून 1667 को फ्रांस के एक डॉक्टर ने किया था, और उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर जीन बेप्टिस्ट डेनिस। हमने आपको कहा था कि आप नाम सिर्फ जॉन डेनिस याद रख लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो रुधिर आदान का या ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ब्लड चढ़ाने का जो प्रथम, सबसे पहले जो प्रयोग किया था, फर्स्ट जो प्रयोग किया था, वो किया था फ्रांस के डॉक्टर जीन डेनिस ने, जिनका पूरा नाम था डॉक्टर जीन बेप्टिस्ट डेनिस। कब किया था?
15 जून 1667 को 1667 को। और इन्होंने क्या किया था, डॉक्टर डेनिस ने 15 साल के एक बच्चे को भेड़ का जो खून चढ़ा दिया था। हालांकि बाद में पशुओं का जो रक्त है उसको मानव में चढ़ाने के लिए बाद में रोक लगा दी गई थी, क्योंकि ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, रुधिर आदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो तभी संभव होता है जब रुधिर उपलब्ध हो। हमने ये तो बताया था ब्लड मैचिंग कराते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो सब बातें कब है? रुधिर आदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन तभी संभव होता है जब रुधिर उपलब्ध हो, और रुधिर कृत्रिम रूप से लेबोरेटरी में या कारखानों में तो बनता नहीं है। ठीक है, तो जब कारखानों में रुधिर बनाया नहीं जा सकता, हालांकि वैज्ञानिक इस पे प्रयास कर रहे हैं कि एक नकली रुधिर बना दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सफलता नहीं मिली है। ठीक है, अब देखिए, रुधिर आदान तभी संभव होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तभी संभव होता है जब रुधिर उपलब्ध हो। और रुधिर मिलेगा कहां से? किसी स्वस्थ व्यक्ति से। अतः स्वस्थ व्यक्तियों का यह दायित्व है कि वे लोगों की जान बचाने के लिए आगे आएं और रक्तदान करें, ब्लड डोनेट करें। सरकारी या प्राइवेट, सरकारी या निजी जितने भी हॉस्पिटल हैं, अस्पताल हैं, या रेड क्रॉस सोसाइटियां हैं, रेड क्रॉस एक एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी हैं, इनमें रक्तदान करने की सुविधा उपलब्ध होती है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे सरकारी अस्पताल में जाके या प्राइवेट अस्पताल में जाके या रेड क्रॉस सोसाइटी में जाकर के कभी भी रक्तदान कर सकता है। इसके अलावा समय समय पर अनेक जो समाज सेवी संस्थान हैं, एनजीओज हैं, वो समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित करते रहते हैं। वहाँ पे भी रक्तदान किया जा सकता है, वहाँ पे भी डॉक्टर्स की टीम उपलब्ध होती है। आजकल तो एक ट्रेंड ही है कि ज़्यादातर जो राजनेता हैं या कोई महान जो लोग हैं, उनके जन्मदिन पर जो है रक्तदान किया जाता है, रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। तो एनी हाउ, कहीं पे भी जहां हमें लगे कि हमें रक्तदान करना चाहिए, चाहे वो सरकारी हो, निजी अस्पताल हो, या रेड क्रॉस सोसाइटी हो, या कोई शिविर हो, हमें रक्तदान करने का प्रयास करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि रक्तदान या ब्लड डोनेशन आखिर कौन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति 18 से 60 साल तक का 18 से 60 साल तक का कोई भी व्यक्ति जिसका वजन 45 किलो से कम ना हो, 45 किलो से ज्यादा होना चाहिए। 18 से 60 साल का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ इसलिए क्या है, उसे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 18 से 60 साल तक का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसका वजन 45 किलो 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए, और जिसके ब्लड में, जिसके रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो 12.5 से कम नहीं होनी चाहिए, 12.5 से कम नहीं होनी चाहिए। स्वस्थ मनुष्य के अंदर आमतौर पे हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो लगभग 14 होती है, 12 से 14 के बीच स्वस्थ माना जाता है। तो हमने ये कहा कि अगर कोई ब्लड डोनेशन कर रहा है तो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो 12.5 से यानी 12.5 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और 6 महीने में, जिसका 6 महीने के अंतराल में कोई भी बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसकी उम्र जो है 18 से 60 साल के बीच हो, जिसका वजन 45 किलो से कम ना हो, जिसके रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 से कम ना हो, और जिसका 6 महीने के अंतराल में कोई भी बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ हो, ऐसा व्यक्ति 3 महीने में एक बार, कितने महीने में? 3 महीने में, 3 महीने में सिर्फ एक बार 350 ml 350 मिलीलीटर
रक्तदान कर सकता है। 3 महीने में एक बार 350 ml जो ब्लड है वो डोनेट कर सकता है, रक्तदान कर सकता है। समझ बात? तो जो अगर आपसे कभी सवाल पूछे कि भाई जब रक्तदान शिविर लगते हैं या कोई अस्पताल में रक्तदान करने जाता है तो उससे उसके शरीर में से कितना खून निकाला जाता है, तो हमारा जवाब होगा 350 ml। आमतौर पे उसको 1 यूनिट कह देते हैं, लेकिन 1 यूनिट होता नहीं है। 1 यूनिट का मतलब होता है 450 ml। ठीक है, ये 1 यूनिट से भी कम होता है। ठीक है, और 3 महीने में एक बार रक्तदान किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, रक्तदान के समय रक्तदाता जो है, जो भी डोनर है, ब्लड डोनेट करने जा रहा है, उसका ब्लड का प्रेशर बीपी, उसकी ब्लड की पल्स रेट, आर्टरी में ब्लड जो आता है वो, धमनी में जो आता है वो, और उसका तापमान सामान्य होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। इनमें जरा भी गड़बड़ी है, ब्लड प्रेशर कम है या ज्यादा है, पल्स रेट कम है या ज्यादा है, टेम्परेचर कम है या ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में रक्तदान नहीं किया जा सकता। इसी तरह से गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं, उनको भी रक्तदान नहीं करने दिया जाता। क्यों नहीं किया जाता? उनमें पहले से ही खून की कमी होती है, इस वजह से। ठीक है, अब देखिए, रक्तदान के कुछ प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं। रक्तदान के तुरंत बाद, जैसे ही हमने कोई रक्तदान किया, ब्लड डोनेशन किया, उसके तुरंत बाद हमें लिक्विड जो है, तरल पदार्थ जो हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे जूस हो, चाहे कॉफी हो, है, इनका सेवन करना चाहिए, इनका सेवन करना चाहिए। ठीक है, रक्तदान के तुरंत बाद हमें तरल पदार्थों का, दूध, जूस, कॉफी आदि का सेवन करना चाहिए, तथा रक्तदान के बाद में कम से कम 24 घंटे तक, 24 आवर तक अधिक परिश्रम वाला, अधिक मेहनत वाला कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ना कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, ना कोई काम करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, रक्तदान में एक खास बात है, ब्लड डोनेशन में एक खास बात और है कि अगर हम मरीज को ब्लड देना चाहते हैं, तो अगर मरीज को उसके निकट संबंधियों का रक्त अगर हम चढ़ाएं, तो मरीज के निकट संबंधियों का जो रक्त होता है वो मरीज के लिए अधिक सुविधाजनक, अधिक फायदेमंद होता है। ठीक है, तो रक्तदान कौन कर सकता है? 18 से 60 साल तक का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसका वजन 45 किलो से कम ना हो, हीमोग्लोबिन 12.5 से कम ना हो, जिसका 6 महीने के अंतराल में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ हो, ऐसा व्यक्ति 3 महीने में एक बार, सिर्फ एक बार 350 ml, 350 ml मिलीलीटर रक्तदान कर सकता है। और रक्तदान करते समय जो भी रक्तदाता है उसका बीपी यानी ब्लड प्रेशर, उसकी पल्स रेट और उसका तापमान सामान्य होना जरूरी होता है। गर्भवती महिलाओं को रक्तदान नहीं करने दिया जाता। रक्तदान के तुरंत बाद हमें लिक्विड पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे दूध है, कॉफी है, जूस है आदि। रक्तदान के बाद में कम से कम 24 घंटे तक, 24 आवर्स तक हमें कठिन परिश्रम वाला कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और अगर रक्तदान हम अस्पताल में हमारा कोई परिचित भर्ती है, तो अगर परिचित जो भी अस्पताल में पेशेंट है उसका कोई रक्त संबंधी, उसका जो निकटतम संबंधी है, वो अगर रक्तदान करता है तो वो मरीज के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे रक्तदान की, ब्लड डोनेशन की। अब हम बात करेंगे ब्लड बैंक की, रक्त बैंक की। अब देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, रक्त बैंक, रुधिर बैंक या ब्लड बैंक। रुधिर का मतलब तो हम जानते ही, बैंक का मतलब जहां पर हम किसी चीज को सुरक्षित रखने के लिए रखते हैं। हम अपने पैसे बैंकों में रखते हैं ना, ताकि हमारे बैंक में जो पैसा है वो सुरक्षित रखा रहे। ठीक है, तो ब्लड बैंक का मतलब है ऐसा स्थान
जहां पर रक्तदान से यानी ब्लड डोनेशन से जो रक्त प्राप्त होता है उसको रखा जाता है सुरक्षित, और उसको रखने से पहले ब्लड बैंक के अंदर ब्लड की अच्छी तरह से जांच की जाती है। फिर उसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, ब्लड खराब ना हो जाए इसलिए उसमें कुछ चीज मिलाई जाती है। ठीक है। अच्छा, इस स्थान को जहां पर कि ब्लड को जांच करने के बाद में, रक्तदान से प्राप्त ब्लड को, रक्तदान से प्राप्त खून को जांच करने के बाद में, अच्छी तरह से जांच करने के बाद में, उसका ब्लड ग्रुप वगैरह चेक करने के बाद में उनको सुरक्षित और संग्रहित रखा जाता है। उस जगह को हम कहते हैं रक्त बैंक, रुधिर बैंक या ब्लड बैंक। ठीक है। अब रक्त को सुरक्षित रखने के लिए, ब्लड को सुरक्षित रखने के लिए हमने बताया कि कुछ चीज उसमें मिलाई जाती है ब्लड के अंदर, जिससे कि वो ज्यादा समय तक ब्लड जो है सुरक्षित रह सके। तो रुधिर के अंदर, ब्लड बैंक के अंदर रुधिर को, ब्लड को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए जो चीज मिलाई जाती है, जो प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, वो उसका नाम होता है सोडियम और साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट मिलाते हैं। रक्त बैंक में रुधिर को सोडियम साइट्रेट मिलाकर लगभग 30 दिन तक सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक में कितने दिन रहता है ब्लड? लगभग 30 दिन तक रखा जाता है। और ब्लड बैंक में रक्त को एक तो संपूर्ण रूप में, जितना रक्त हमने प्राप्त किया उसको एज इट इज जांच पड़ताल करने के बाद में सुरक्षित रख लेते हैं। इसके अलावा ब्लड को उसके अलग अलग भागों के रूप में भी संरक्षित रखते हैं, जैसे ब्लड में से प्लाज्मा अलग कर लिया और प्लेटलेट्स अलग कर ली। ठीक है। तो संपूर्ण रूप में भी सुरक्षित रखा जाता है और उसके अलग अलग भागों के रूप में भी, जैसे प्लाज्मा को अलग कर लिया, प्लेटलेट्स को अलग कर लिया, इस तरह से भी रखा जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे डेंगू जैसी बीमारी हुई है तो उसमें प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है, तो रुधिर में से, रक्त में से जो प्लेटलेट्स हमने अलग की हैं, उस अलग प्लेटलेट्स को मरीज को दे दिया जाता है। पूरा रुधिर देने की उसको आवश्यकता नहीं होती है, केवल प्लेटलेट्स की उसको आवश्यकता होती है, तो केवल प्लेटलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को केवल प्लाज्मा की आवश्यकता है तो उसको केवल प्लाज्मा दे दिया जाता है, और अगर किसी व्यक्ति को पूरी रूप से, संपूर्ण रूप से पूरे ब्लड की आवश्यकता होती है तो उसको पूरा ब्लड भी दिया जाता है। तो रुधिर बैंक का मतलब समझ में आ गया आपको? वह स्थान जहां पर रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन से प्राप्त रक्त को अच्छी तरह से जांच करने के बाद में सुरक्षित रखा जाता है और संग्रहित रखा जाता है, इकट्ठा रखा जाता है, उसको हम कहते हैं रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे